Hello students, this is the question number 3.9 from the NCERT chapter 3 current electricity. This question appears to be like Wheatstone bridge, but since this is not a balanced Wheatstone bridge, as you can see the resistance of the adjacent arm do not have the same ratio. You can have the ratio of 10 and 5 which is 2 is not equal to 5 upon 10 which is 1 upon 2. तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, इसीलिए हम इसे इस तरह से सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे कि ये 5 ओम जो बीच में है इसमें से हम इसको मान लें कि ये सर्किट में नहीं है और करंट इसमें नहीं फ्लो हो रहा है. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ किरचॉफ रूल का यूज़ करना होगा. सो किरचॉफ रूल यूज़ करेंगे और उससे पहले हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट देख लेते हैं जो कि हमें ही करना पड़ेगा. हालांकि यहाँ पे मार्किंग है, सो अगर मार्किंग नहीं है तब भी लेट अस कंसीडर कि सेल से जो टोटल करंट निकल रहा है वो है I. ओके, पॉइंट ए पर जब ये करंट I पहुँचता है तो फिर इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दो ब्रांचेज हैं इसलिए. तो लेट ए से बी की तरफ करंट चला जा रहा है I1. ओके, तो बचा हुआ जो करंट है वो जाएगा इधर, बचा हुआ करंट है I माइनस I1. राइट, ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट D. तो जो करंट I1 B की तरफ गया था फिर से उसके दो पार्ट हो जाएंगे क्योंकि दो पाथ दिखाई दे रहे हैं. तो हमने मान लिया कि ये है करंट I2 और किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ करके वी कैन फाइंड वो करंट जो B से C की ओर जाएगा वो होगा I1 में से I2 तो दूसरी ओर चला गया, तो बचा हुआ I1 माइनस I2. एट पॉइंट D अगेन किरचॉफ रूल यूज़ होगा. ऊपर से आने वाला करंट है I2 और A की ओर से करंट आ रहा है I माइनस I1. दोनों मिलकर जाएंगे इधर D से C 10 ओम में. सो यहाँ 10 ओम में करंट होगा I माइनस I1 और ऊपर वाला I2. तो ये करंट C की ओर गया है, उधर से I माइनस I2 B से C की ओर आया है. तो C पर टोटल करंट क्या आया, B की तरफ से आया है I1 माइनस I2 और D की तरफ से आ रहा है I माइनस I1 प्लस I2. एज यू कैन सी I2 नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कैंसिल हो जाएगा. I1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा. तो बचा क्या, केवल करंट बचा I. सो जो करंट अब सेल के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा वो होगा I. जितना करंट हम सेल से कंसीडर करते हैं लीव करते हुए, अगर उतना ही करंट सेल में वापस आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही किया है. किरचॉफ फर्स्ट रूल हमने यूज़ किया A पर, D पर, B पर और C पर भी. अब हमें कैलकुलेट करने हैं सारे करंट्स, हर ब्रांच के करंट हमें पता चल गए क्या क्या हैं. I है, I1 है, I2 है, I माइनस I1, I1 माइनस I2 एंड सभी ब्रांचेस में करंट की मार्किंग तो हो गई है. अब ये करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए किरचॉफ का सेकेंड रूल. तो सेकेंड रूल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बताया जाता है. सो हम कैसे करेंगे वो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में. हमें लूप में एक डायरेक्शन मार्क करनी होगी. तो डायरेक्शन मार्क करते समय अगर हम सेल को क्रॉस कर रहे हैं और हमारा मार्क किया हुआ डायरेक्शन इस तरह से सेल को क्रॉस करता है कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलता है और नेगेटिव टर्मिनल बाद में, तो ऐसे सेल के ईएमएफ को हम नेगेटिव साइन देंगे क्योंकि नेगेटिव बाद में मिला है. तो इस सेल के फर्स्ट वाले सेल के ईएमएफ को हम क्या लिखेंगे, माइनस E. क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल बाद में लिखा. ये कन्वेंशन है, दूसरी बुक में इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. इसी तरह से अगर हम इस तरह से चल रहे हैं कि हमारे मूव होने का डायरेक्शन इस प्रकार है कि पहले नेगेटिव टर्मिनल मिलता है फिर पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है, क्रॉस करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव सेकेंड टर्मिनल है क्रॉस करते समय, तो ऐसे सेल के ईएमएफ को हम देते हैं प्लस साइन. सो प्लस E. राइट, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई रेजिस्टेंस होगा
वेट, अगर कोई रेजिस्टेंस है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है इन एनी डायरेक्शन और हमारी मार्क की हुई डायरेक्शन वो और करंट का डायरेक्शन मैच कर रहा है, सेम है, एक ही डायरेक्शन है, तो ऐसे रेजिस्टेंस में प्रोडक्ट आई आर को हम प्लस साइन देते हैं। किसी और जगह पर इसको माइनस भी दिया जा सकता होगा, अलग अलग बुक्स अलग अलग टाइप से कन्वेंशन है, एक ही कन्वेंशन उसको कई तरीके से देखा जा सकता है। और अगर ऐसा हो कि रेजिस्टेंस होगा, उसमें करंट होगी और हमने डायरेक्शन मार्क की है कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और हमारी मार्क की हुई डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट आ जाती है अगर, तो फिर ऐसी जगह पर हम आई आर प्रोडक्ट को नेगेटिव साइन देते हैं। सीधा सा याद रखने का तरीका है, करंट अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस आई आर, ऑपोजिट आ रही है तो माइनस आई आर। ऑपोजिट किसके? जो डायरेक्शन हम चूज करेंगे उसके। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में। अब हमको करना क्या है, हमको लूप्स चूज करने हैं। तो पहला लूप हम लेते हैं ये, कौन? ए बी डी ए, ये लूप कंसीडर कर रहे हैं पहले, ए बी डी ए। ओके, तो इस लूप में एक डायरेक्शन मार्क करनी होगी, क्लॉक या एंटी क्लॉक, जैसा मन करे, जैसी इच्छा करे। तो मैंने ये डायरेक्शन ले लिया है कैसा? क्लॉकवाइज। तो पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से डी, डी से ए से बी, सॉरी ए से बी, बी से डी, डी से ए। तो लूप लिख लें कौन सा चूज किया और फिर डायरेक्शन। तो लूप है ए बी डी ए और डायरेक्शन भी यही है, ए बी डी ए। सो राइटिंग द सेकेंड लॉ, कैसे लिखना है? पूरे लूप में जितने भी सेल मिलेंगे उनके ईएमएफ का एल्जेब्राइक सम अकॉर्डिंग टू द साइन, जैसे कन्वेंशन में माने गए हैं, इक्वल टू पूरे लूप में जितने आई और आर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आई करंट जिस आर में होगी उसी के साथ प्रोडक्ट लेना है, उनका एल्जेब्राइक सम, साइन प्लस या माइनस जैसे ऊपर समझाया वैसे लेना है। तो ये हमको लिखना है इक्वेशन की फॉर्म के लिए, समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर, राइट। तो हम लिखना शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं ए से बी, कोई सेल तो नहीं मिला, लेकिन क्या मिला? एक 10 ओम का रेजिस्टेंस मिला जिसमें करंट कितनी है? I1। करंट का डायरेक्शन भी ए से बी है, हम भी ए से बी जा रहे हैं तो ये प्लस है। फिर हम बी से डी जाते हैं तो हमें एक करंट मिलती है I2 और वो भी कितने रेजिस्टेंस में? 5 ओम में। सो 5I2। हम जिधर जा रहे हैं बी से डी, करंट किधर जा रहा है? बी से डी, सो ये भी पॉजिटिव साइन दिया जाएगा। कोई सेल अभी भी नहीं मिला है हमें। फिर डी से ए जाते हैं, डी से ए जाते हैं तो करंट मिलता है I माइनस I1, है ना। और किस रेजिस्टेंस में है ये 5 ओम रेजिस्टेंस में है। और चूंकि हमारा जाने का डायरेक्शन है डी से ए और करंट आ रहा है ए से डी, ऑपोजिट हो गया, तो इसको दिया हमने माइनस साइन। लूप हो गया ख़त्म। कितने सेल मिले? एक भी नहीं, सो यहाँ आएगा 0। सो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हर एक नंबर जो दिखाई दे रहा है वो 5 से डिवाइड होता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2I1, 10 को डिवाइड कर लिया है, प्लस I2 का 5 से डिवाइड हो गया है, माइनस 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा, I माइनस I1 और इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस I2 माइनस I प्लस I1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन हमारी मिल जाती है। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलती है? I1 और 2I1, 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन इन द फर्स्ट लूप।
वैसे हमको कितनी इक्वेशन बनानी होंगी? जितने करंट दिखाई दे रहे हैं अननोन, कितने करंट हैं? 3, I1 और I2। अगर ये वैल्यूज पता चल जाए तो सारी करंट्स हमको पता चल जाएंगी। तो वी नीड 3 लूप्स फॉर मेकिंग 3 इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल्स I1, I2। तो पहला इक्वेशन मिला पहले लूप से। अब चलते हैं कोई दूसरा लूप ढूंढें। दूसरा लूप हमें मिल रहा है BDCV। तो मैं इसमें अब जानबूझकर ये एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ डायरेक्शन, ताकि एक बार क्लॉकवाइज लिया तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी हो जाए। तो B से D, D से C, C से B वापस। तो अब लूप कौन सा है? अब हमारा लूप है B D C B। ओके, यही डायरेक्शन हम चूज कर रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं B से D। B से D जाते समय हमें क्या करना है? समेशन E इक्वल टू समेशन IR लिखना है। तो मैं इक्वल साइन लगा लेता हूँ। लेफ्ट साइड में E लिखे जाएंगे, राइट साइड में IR लिखते हैं। तो B से D जाते हैं तो एक करंट मिलता है। व्हाट करंट? I2। कितने ओम में? 5 ओम में। डायरेक्शन बिल्कुल हम भी B से D, करंट I2 भी B से D, सेम डायरेक्शन, प्लस साइन है, लिखा नहीं है तो प्लस ही है। फिर हम जाते हैं D से C की ओर, तो हमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन करंट का मिल रहा है। क्या? I माइनस I1 प्लस I2। और ये कितने ओम में करंट है? ये 10 ओम में करंट है। और इसका डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन लूप का सेम है, तो दिस इज पॉजिटिव 10। फिर हम जाते हैं C से B की ओर। करंट है I1 माइनस I2। ये करंट फ्लो हो रहा है। कितने ओम रेजिस्टेंस में है ये? 5 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, और हमारे जाने का डायरेक्शन है C से B, करंट के आने का डायरेक्शन है B से C, सो दिस विल बी गिवन एज नेगेटिव साइन। लूप हो गया ख़त्म। B से D, D से C, C से B, और हमें मिले 0 सेल। 0 सेल तो EMF कितना? 0। इस इक्वेशन को भी 5 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। कैसे? दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आफ्टर डिवाइडिंग विथ 5, it will be I2 plus 2 I minus I1 plus I2 minus I1 minus I2 equal to 0, right? ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो what we get, एक I2 मिलेगा प्लस 2I1 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 माइनस I1, सेकेंड वाला ब्रैकेट खोल रहे हैं, प्लस I2 इक्वल टू 0। जरा देखा जाए भाई, एक I2 और 2I2 और 3I2 है ना, इन सबको ऐड कर दें। और क्या देख पा रहे हैं? और देख पा रहे हैं I1 और I1, इनको ऐड कर दें तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? फाइनल इक्वेशन बनेगा, कितने I1 हो गए? माइनस के 3I1, तो माइनस 3I1। I2 कितने हो गए? 2 3 4 4I2 4I2, और प्लस इकलौता बचा टर्म 2I इक्वल टू 0। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, जिसमें तीनों वेरिएबल आ गए हैं, I1 I2 और I। 2 इक्वेशन हो गई हैं। अभी भी हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल नहीं सकते, एक और इक्वेशन चाहिए। और आगे बढ़ें, एक और इक्वेशन लाएं। तो फिर से एक इक्वेशन और लानी है। अब की बार कौन सा लूप चूज किया जाए?
तो इतना ध्यान रखें, अगर एक सेल अवेलेबल है तो कम से कम एक लूप ऐसा ज़रूर चूज़ करो जिसमें सेल आता हो जिसमें सेल आता हो, ऐसा लूप चूज़ करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट को हम यहाँ सेल के पास जो पॉइंट है इसको ई मान लेते हैं ताकि नाम लिखने में आसानी रहे। ई, ईएमएफ भी ई, पॉइंट भी ई। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हम लूप चूज़ करें ए से ई, ई से सी। इसके बाद हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। क्या हम सी के बाद बी से ए आ सकते हैं, एक लूप ये हो सकता है, या हम सी के बाद डी होते हुए ए पर आ सकते हैं, ये हो सकता है, या हम सी से बी, बी से डी और डी से ए जाएं, ये हो सकता है, या हम सी से डी, डी से ऊपर बी और बी से ए आए, ये हो सकता है। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। तो देखो नीचे वाले लूप में जो करंट के एक्सप्रेशन है वो बड़े बड़े हैं, तो हम क्या चूज कर रहे हैं, सी से बी, बी से ए, ये वाला। तो टोटल लूप क्या हो गया, बी नीचे होते हुए ई, सी, बी, ए। तो मैं चूज कर रहा हूं लूप, मैं चूज कर रहा हूं विच वन, द लूप ए, ई, सी, बी, ए, और डायरेक्शन भी यही ले रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन भी कैसा है ये, एंटी क्लॉक, ए से ई से सी, लाइक दैट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चलो क्या करना होगा, वही करना होगा जो करते आए हैं। क्या, एक तरफ लिखेंगे समेशन ई, एक तरफ लिखेंगे समेशन ऑफ आई आर, ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ए से ई की तरफ जा रहे हैं, क्या क्या मिल गया आपको। ए से ई की ओर जाने पर हमको दिख रहा है क्या, हमें दिखा एक रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आने वाला है, तो हम लेफ्ट साइड, क्योंकि हमको पता है लेफ्ट साइड में बहुत कम लोग रहते हैं, ई कम ही है, तो ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिला 10 ओम, ये नीचे वाला, और इसमें करंट कितना आ रहा है, आई, और हम किधर जा रहे हैं, ए से सेल की तरफ। करंट कहाँ आ रहा है, सेल से ए की तरफ, तो वी गिव इट एज माइनस साइन। ओके, फिर हम और आगे बढ़े, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो सेल आ गया सामने। हम जा रहे हैं ई से सी, ऐसा करते समय सेल को जब क्रॉस करेंगे तो ये देखो, सेल को क्रॉस करते समय नेगेटिव टर्मिनल बाद में आया, नेगेटिव टर्मिनल बाद में आया, तो ये जो सेल का ईएमएफ है ये लिखा जाएगा नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या मिला, आगे बढ़े तो मिला सी। सी से जब हम बी की ओर जाते हैं तो हमें करंट मिलती है कौन, I1 माइनस I2। करंट मिला है I1 माइनस I2, और कितने ओम रेजिस्टेंस में है ये, 5 ओम रेजिस्टेंस में है। और हमारा जो चलने का डायरेक्शन है और जो करंट का डायरेक्शन है वो एकदम ऑपोजिट है, तो ये होगा निगेटिव। किसको निगेटिव लिख रहे हो, 5 I1 माइनस I2। बी पर पहुंच गए, बी से आ रहे हैं ए की ओर, लूप खत्म हो रहा है, ए से चले थे, बी से ए की ओर आते हैं तो 10 ओम रेजिस्टेंस मिलता है, I1 करंट उसमें फ्लो हो रही है, तो 10 I1, और फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो निगेटिव। फिर से अगर देखो तो हर एक जो कोफिशिएंट है वो 5 से डिवाइड होता है और सब में माइनस लगा हुआ है, तो क्यों ना इस बार डिवाइडेड बाय -5 कर दें।
तो माइनस से डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा, सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे और 5 से डिवीज़न होता चला जाएगा। तो दिस इक्वेशन विल बिकम, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का 10 है वो बनेगा 2, वो भी पॉजिटिव, इक्वल टू 2i प्लस 5 नहीं होगा, 5 तो डिवाइड कर दिया, तो प्लस केवल ब्रैकेट रह जाएगा i1 माइनस i2 और प्लस 2i1, 10 डिवाइड हो गया 2 और माइनस कैंसिल। जरा फिर से ओपन कर दें ब्रैकेट को, तो क्या देख पा रहे हो, 2i1 यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 प्लस 1 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। सो व्हाट वी गेट 3i1 और एक ही i2 है पूरे इक्वेशन में, तो माइनस i2 और एक बार ही i आया है तो प्लस 2i इक्वल टू कितना है 2। सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। अब जो हमारी 3 इक्वेशन है इनको सॉल्व करना है, जिसके मेथड्स आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाए गए हैं। तो एक जर्नल तरीका मैं बता देता हूँ जिससे हमेशा ये इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे पास 3 इक्वेशन हैं जिनमें वेरिएबल हैं i1, i2 और i। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, अपना लकी करंट चुन लो इनमें से, i1, i2, i3 में से। मान लो मैंने लकी करंट क्या चुन लिया, i। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में से कैंसिल i, इक्वेशंस को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या कुछ भी मल्टीप्लाई करके i के साथ जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर दो और फिर माइनस या प्लस करके कैंसिल कर दो i को। i कैंसिल करने के बाद आपको मिलेगा जो एक इक्वेशन, उसको नाम दे दो फोर्थ इक्वेशन, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में होंगे केवल और केवल i1 और i2। क्यों? क्योंकि आपने i को कैंसिल किया। ठीक इसी तरह बिल्कुल, या तो इक्वेशन 1 और 2 ले लो, 1 और 3 ले लो, या 2 और 3 ले लो। तो पहले हमने 1 और 2 लेकर किया, अब 2 और 3 लेकर करें। फिर से क्या करो, वही अपना लकी करंट i कैंसिल कर दो। ऐसा करने के बाद यू विल गेट अनदर इक्वेशन, उसको नाम क्या दिया मैंने, 5। इस इक्वेशन में भी i1 और i2 ही बचने वाले हैं क्योंकि i तो कैंसिल कर दिया गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, क्या करके, या तो i1 कैंसिल कर दो या i2। तो अगर i1 कैंसिल करोगे तो i2 आ जाएगा, i2 कैंसिल कर दोगे तो i1 आ जाएगा। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं या तो i1 और i2। जब वो वैल्यू आ जाए तो 4 या 5 इक्वेशन में पुट कर देना उसको। आफ्टर गेटिंग दैट वैल्यू व्हाट यू डू, यू पुट इट इन इक्वेशन 4 और 5। तो वहाँ से हमको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी और ये दोनों वैल्यूज़ ले जा करके या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या 3 में पुट कर दो तो हमें मिलेगा i। ये मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं इक्वेशन 1 और 2। ऊपर दिखाई दे रही है इक्वेशन 1 येलो शेडेड, यहाँ है इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में है 2i, इक्वेशन 1 में है 1i और वो भी निगेटिव का। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें इक्वेशन 2 में तो ये i कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट, हम करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 1। ओके, ये जो मैं अब करने जा रहा हूँ ये बच्चों का काम है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करते हैं, बट अब मुझे करना पड़ रहा है। तो इक्वेशन 2 कॉपी कर लेते हैं, 3i1 प्लस 4i2 प्लस 2i। 3i1 माइनस में
तो -3i1 प्लस 4i2 प्लस 2i इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इक्वेशन 1 देख रहे हैं 3i1 और प्लस i2 माइनस i1 i केवल i, तो 3i1 2 से मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा 6i1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा i2 बिकम्स 2i2 माइनस खाली i लिखा था 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 में 2 मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा, 0 ही रहेगा। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करते समय जो ऑपोजिट साइन है वो कैंसिल। तो क्या हुआ, ये 2i कैंसिल हो गया, तो नई इक्वेशन क्या मिल रही है हमें भाई 6i1 प्लस 3i1, वो भी निगेटिव का, तो बचा केवल 3i1 और 2 प्लस 4i2 6i2 प्लस यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं इक्वल टू 0 प्लस 0 0। इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो पता चला हमको i1 प्लस 6i2, ओके 6 नहीं 3i2, 2i2 एक्चुअली 3 से डिवाइड किया ना, सो 2i2 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, वेरी गुड। इक्वेशन 4 आ गई जिसमें i गायब है। अब हमें एक और इक्वेशन बनानी है जिसमें से i को गायब करना है, तो जरा इक्वेशन 2 और 3 को देखें। भाई इक्वेशन 3 में भी 2i है, इक्वेशन 2 में भी 2i है, ये है इक्वेशन 3, इसमें भी 2i है। बस दोनों इक्वेशन को अगर आपस में माइनस कर दिया जाए तो 2i से 2i कट जाएगा, ना कुछ मल्टीप्लाई करना है, ना कुछ डिवाइड करना है, ना कुछ ऐड, जस्ट सब्ट्रैक्ट। तो क्या करने जा रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, क्योंकि कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन 2 पहले लिख दूँ। इक्वेशन 2 क्या है, -3i1 प्लस 4i2 प्लस 2i इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 लिख दी जाए 3i1 माइनस i2 प्लस 2i, 3i1 प्लस i2 माइनस i2 है प्लस 2i, तो प्लस नहीं माइनस i2 प्लस 2i इक्वल टू 2 है, 0 नहीं, बड़े ध्यान से 2 है 0 नहीं। इन इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो 3i1 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस i2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2i प्लस का माइनस हो जाएगा और ये 2 भी माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट, ये बचपन में तुम लोगों ने खूब किया होगा। तो देखें भाई ये 2i तो कैंसिल हो गया, प्लस का 2i माइनस का 2i, जो बचा है उसको समराइज कर लें जरा। तो 3i1 और दोनों निगेटिव, तो माइनस का 6i1, 4i2 प्लस का, एक और i2 प्लस का 5i2, और 2i तो कट गया इक्वल टू माइनस का 2। तो ये इक्वेशन बन गई है, जैसी दिख रही है ऐसे ही लिखा रहने दें, कुछ डिवाइड होने से कटना तो है नहीं। तो दिस इज अवर इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 से या तो i1 को कैंसिल कर दो या i2 को कैंसिल कर दो।
तो I1 का यहाँ कोफिशिएंट है इक्वेशन 5 में 6, वो भी माइनस में। तो इस इक्वेशन को 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ I1 पॉजिटिव है, ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा माइनस के 6i से। तो अब 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए क्या करने जा रहा हूँ मैं करने जा रहा हूँ ये, what I am going to do, इक्वेशन 4 में 2 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे उसको इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 में बड़े आराम से ये क्वेश्चन करना है। अगर मेरा पहला आंसर गलत आया तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इक्वेशन 5 में पहले ही लिख लेता हूँ, इक्वेशन 4 फिर ऊपर जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो ये है -6i1, इक्वेशन 5 पहले लिख रहा हूँ, प्लस 5i2 इक्वल टू -2, और इक्वेशन 4 है i1, तो 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इट विल बी 6i1 प्लस 2i2 है 12i2 इक्वल टू 0 में 6 मल्टीप्लाई हुआ 0। क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो वी आर एडिंग दीज इक्वेशंस। ऐड करने पर ऑपोजिट साइन के इक्वल क्वांटिटीज विल कैंसिल आउट। तो 6i कैंसिल हो गया, जो बचा उसको उतार लें। तो इट इज 17i2 इक्वल टू केवल माइनस का 2। फ्रॉम हेयर वी गेट i2 एज -2 बाय 17 एम्पियर। पहला आंसर मिला। और किस ब्रांच में था i2 था बीच वाली ब्रांच में BD। तो यस, मैंने ये आंसर देखा हुआ है। दिस आंसर इज करेक्ट। i2 की वैल्यू के एकदम सही हमने पकड़ा है। इतना मेहनत करने के बाद हमारा पहला आंसर सही है। अगर पहला है तो अब जिम्मेदारी बनती है कि बाकी के आंसर भी सही आ जाएं। तो भाई बाकी के आंसर निकाले जाएं। बाकी के आंसर के लिए क्या करोगे? अभी हमको i2 आया है, i1 कैलकुलेट करना है। ओके, वेट, स्पेस बनाना होगा। तो ज़रा इक्वेशन 4 पे नज़र डालें। इक्वेशन 4 क्या थी? i1 प्लस 2i2 0 है। i1 प्लस 2i2 0 है। तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 4 i1 प्लस 2i2 इज 0। वैल्यू पुट कर दें तो i1 इज माइनस का 2i2 की वैल्यू क्या है? -2/17। तो यहाँ से i1 मिल गया। i1 हो गया -4/17 एम्पियर। जी बिल्कुल सही है। i1 था, किधर था i1? ए से बी, प्लस का आ गया, प्लस आ गया है। तो ये भी करेक्ट है। मैं आंसर पहले से जानता हूँ, ये भी करेक्ट है। i1 i2 आ गए हैं। तो चलें किसी और इक्वेशन में, इक्वेशन 1 2 या 3 में। तो मेरे पास 3 इक्वेशन सबसे पहले दिखेगी। ये लिखी है, थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको नहीं लेते। इक्वेशन 1 अच्छी है, 3i1 प्लस i2 माइनस i। 3i1 प्लस i2 माइनस i।
ओके, तो इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, so from equation 1 what we can do, from equation 1 क्या था equation 1? equation 1 है 3i1 plus i2 minus i, 3i1 plus i2 minus i इक्वल टू 0। यहाँ से i की वैल्यू मिल गई है हमें, क्या? 3i1 प्लस i2। ज़रा वैल्यूज़ पुट कर दें, तो 3 इंटू 4 अपॉन 17, ठीक से लिखें ज़रा, i1 की वैल्यू प्लस का 4 अपॉन 17 और i2 की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 17। तो 4 3 12, 12 में से 2 हट जाएगा, दिस इज 10 अपॉन 17 एम्पियर कॉन आई। सो हमको मिल गया टोटल करंट आई विच इज 10 अपॉन 17। अब ये तीनों मिल गए हैं, अब हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे? बिल्कुल, आंसर ये नहीं है, ये जो 3 हमने लिखे दीज आर नॉट द आंसर्स। आंसर क्या है? जब आप यहाँ लिखोगे सेल की ब्रांच में करंट आई 10 अपॉन 17, इन ब्रांच ए बी द करंट इज i1 इक्वल टू 4 अपॉन 17, इन ब्रांच बी डी करंट इज i2 और कितना? माइनस 2 अपॉन 17, इन ब्रांच ए डी करंट इज i माइनस i1। तो आपको i माइनस i1 कैलकुलेट करना होगा। अब इतनी मेहनत में करने के लिए आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ये करेंगे। इन ब्रांच BC i1 माइनस i2 कर लेना, आंसर आते रहेंगे। और DC के लिए जो भी एक्सप्रेशन है i माइनस i1 प्लस i2 ये करेंगे। तो कैसे करते हैं किरचॉफ रूल्स के क्वेश्चंस? भाई इससे बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी बुक में ही है क्वेश्चन। और ध्यान से आराम से प्लस और माइनस को केयरफुली सॉल्व करते हुए जब हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर बिल्कुल ठीक ठाक सही आ जाएंगे। अगर इक्वेशन गलत लिख दी है तो पूरा आंसर्स गलत आएंगे, अगर इक्वेशन को सॉल्व करते समय गलती कर दी है तो आंसर्स गलत आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि जितना हम इसको केयरफुली अटेम्प्ट करेंगे आंसर सही आएंगे, भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा हो, बट वी हैव टू अटेम्प्ट इट केयरफुली, ताकि ऐसा ना हो कि 1-2 मिनट बचाने के चक्कर में हमारा पूरा जो भी हमने 10-15 मिनट भी नहीं, खैर 10-15 मिनट तो नहीं लगते, 10 मिनट मान के चलता हूँ मैक्सिमम, तो हमारे 10 मिनट वेस्ट ना चले जाएं एग्ज़ाम के आंसर गलत आने की वजह से। So do it carefully. It was the lengthiest question that a board can ask about the Kirchhoff's laws. और अभी तक पिछले 7 years में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो उनमें से कोई भी क्वेश्चन कोई भी इतना लेंदी नहीं है, इसका हाफ ही होगा। सो ये क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा हुआ हमें? हमने अच्छे से इसको सॉल्व करना सीख लिया है। हाउ टू सॉल्व 3 इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व 2 इक्वेशंस, दोनों इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए। तो ये क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा हुआ कि हमने इसमें सब कुछ किया, मार्किंग की, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल यूज़ किया, सेकेंड रूल यूज़ किया, और इक्वेशन सॉल्व करना तो ये कोई 12th में सीखने वाला काम नहीं है, दैट हमको पहले से पता होता है। तो हमने इक्वेशन भी सॉल्व की एंड वी गॉट दी आंसर्स। और अभी कुछ 3 आंसर मैंने छोड़े हुए हैं, वो भी आपको कैलकुलेट करने होंगे। सो दिस वाज फॉर द किरचॉफ लॉ, ये क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज